जय हिंद। आज हम बात करते हैं सीएससी क्लास 10 का इकोनॉमिक एप्लीकेशन का 9th चैप्टर, जो कि है हमारा कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन। ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी इस पर अपलोड कर दिए हैं। जो पहला वीडियो था उसमें हम डिस्कस किए थे कि मीनिंग क्या होता है कैपिटल का और कौन कौन से टाइप ऑफ कैपिटल होते हैं। सेकेंड वीडियो था उसमें हम बात किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल और मनी और कैपिटल में क्या डिफरेंस है, वेल्थ और कैपिटल में क्या डिफरेंस है और क्या लैंड कैपिटल है। तो ये सारा कुछ हम कहाँ डिस्कस किए थे वीडियो नंबर 2 में। ये वीडियो नंबर 3 है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि मनी का फंक्शन क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर है जो कैपिटल फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ कैपिटल। कैपिटल का क्या फंक्शन है? पहला है प्रोविजंस ऑफ एप्लियंसेस। अब सपोज कीजिए कि आपको हमको इस बोर्ड को ही खरीदना है, तभी ना हम आपको पढ़ाएंगे। तो कैसे खरीदेंगे? विदाउट कैपिटल हम खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। हमको कोई बिजनेस ही स्टार्ट करना, हमको कोई मशीन से खरीदना है, तो विदाउट हम कैपिटल क्या कर सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि प्रोविजंस ऑफ एप्लियंसेस, कोई भी एप्लियंस खरीदने के लिए आपको क्या जरूरत है? कैपिटल का जरूरत है। देखिए, अगर आपको कोई भी मशीन खरीदना है तो आप कैसे खरीदेंगे? कैपिटल रहेगा तभी ना खरीदेंगे। हमको ये मार्कर ही खरीदना है, ये बोर्ड ही खरीदना है, वो फोन ही खरीदना है, तो हम कैसे खरीदेंगे? विदाउट कैपिटल हम नहीं खरीद सकते हैं। उसी तरह एक फैक्ट्री है, उसमें वर्कर है, तो वर्कर को क्या चाहिए? वर्कर को आपको टूल्स देना पड़ेगा, तरह तरह का मशीन्स देना पड़ेगा, जो मॉडर्न टेक्निक का मशीन्स हो, तभी ना वो लार्ज प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर आपको अप्लायंसेस खरीदना है, मशीन्स, टूल्स, तो विदाउट कैपिटल हम नहीं खरीद सकते हैं। हमको कोई भी मशीन ही खरीदना है या कोई भी टूल्स ही खरीदना है तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कैपिटल। विदाउट कैपिटल हम कुछ खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। और जब मशीन्स आएगा और जब हमारे पास मशीन आएगा तो लार्ज प्रोडक्शन होगा। ठीक है, विदाउट मशीन भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में होगा। अब आप ही सोचिए कि एक मशीन से जूता बना रहा है और हम एक हाथ से जूता बना रहे हैं, तो दोनों में अंतर आएगा। मशीन वाला ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगा और हम स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे। वही बता रहा है यहाँ पर कि प्रोविजंस ऑफ अप्लायंसेस, यानी कैपिटल का यूज कोई टूल्स खरीदने में, कोई मशीन खरीदने में, कोई अप्लायंसेस खरीदने में होता है। ठीक, जो सेकेंड फंक्शन है वो भी रिलेटेड ही है, प्रोविजंस ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखिए, ये भी सेम बात कह रहा है। अब रॉ मटेरियल्स भी खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए। विदाउट रॉ मटेरियल तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे हमको कॉटन का क्लॉथ ही बनाना है तो सबसे पहले हमको कॉटन चाहिए। तो हम कॉटन कैसे लेंगे? किसी को पैसा देंगे तब वो हमको कॉटन देगा, फिर हम उसका कपड़ा बनाएंगे। तो रॉ मटेरियल के लिए भी हमको क्या चाहिए? कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। और दोनों लाइन का एक ही मतलब है कि कुछ चीज़ हमको खरीदना है तो कैपिटल का यूज होगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है और एक पॉइंट, आप प्रोविजंस ऑफ मशीन्स लिख लीजिएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है। थर्ड हमारा जो फंक्शन है वो है प्रोविजंस ऑफ मार्केटिंग एंड स्केल प्रमोशन। स्केल प्रमोशन। देखिए, जो हमारा थर्ड फंक्शन है वो है प्रोविजंस ऑफ मार्केटिंग एंड स्केल प्रमोशन। अब हमने ये मार्कर बनाया, अब हम बोला है शाहरुख खान को कि सर आप मेरा ये मार्कर का एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, तो उनको भी तो पैसा देना है। वहीं तो यहाँ पर बोला है कि प्रोविजंस ऑफ मार्केटिंग करने के लिए या कोई भी चीज़ का प्रमोशन करने के लिए हमको पैसा का जरूरत है। बस यही है। जैसे देखिए, विमल का एडवर्टाइजमेंट अजय देवगन, अब तो शाहरुख खान भी आ गए, अक्षय कुमार भी आ गए, तो उन लोगों को पैसा मिलता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो वहीं यहाँ पर बोला कि प्रोविजंस ऑफ मार्केटिंग एंड स्केल प्रमोशन। कोई भी चीज़ का अगर हमको प्रमोशन करना है या कोई चीज़ का मार्केटिंग करना है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं कैपिटल का यूज होगा। ठीक है। जो फोर्थ हमारा फंक्शन है वो है एक्सपांड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होना होगा अपॉर्चुनिटी। तो जो हमारा फोर्थ फंक्शन है वो है एक्सपांड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब ये क्या कर रहा है? देखिए, कैपिटल एक्सपैंड प्रोडक्शन एंड इट ऑल्सो एक्सपैंड द एम्प्लॉयमेंट। दस इफ वी आर
To reduce the volume of unemployment in a country, must pay attention in the capital formation of the country. समझ में? मतलब यही कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर कैपिटल होगा तो हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे होगा? जब हमारे पास ज़्यादा मशीन्स रहेगी, मॉडर्न मशीन्स रहेगी, और जब ज़्यादा मशीन्स रहेगी तो उस पर ज़्यादा वर्कर चाहिए, और जब ज़्यादा वर्कर होगा तो हमारे देश का जो बेरोजगारी दर है कहीं ना कहीं कम होगा। तो वहीं तो यहाँ पर पॉइंट बोल रहा है। और जो फिफ्थ हमारा फंक्शन है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कैपिटल इज टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो सबसे मुख्य फंक्शन है कैपिटल का वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हमारे देश में पैसा ज़्यादा रहेगा तो हम किसी भी देश के साथ व्यापार इजीली कर सकते हैं, और जब व्यापार होगा दोनों देश का करेंसी आपस में एक्सचेंज होगा तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जैसे श्रीलंका के पास कैपिटल ज़्यादा नहीं है, वो चाइना से इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया है कि श्रीलंका एकदम चौपट हो गया है। उसका जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसका जो जीडीपी है एकदम लो चला गया है, और वहाँ का जो राष्ट्रपति थे उनको भागना पड़ा श्रीलंका को छोड़कर। अगर हमारे पास कैपिटल ज़्यादा रहेगा तो हम बहुत बड़ा बड़ा थर्मल प्लांट या कोई भी फैक्ट्री, बहुत बड़ा बड़ा कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठाएंगे। अब इससे होगा क्या कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो भारत में आएंगी और अपना पैसा निवेश करेगी, यानी इन्वेस्ट करेगी। इससे होगा क्या कि हमारे देश का जो जीडीपी है वो इंक्रीज होगा, और जब जीडीपी इंक्रीज होगा तो हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। जैसे उधर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रसिया, जर्मनी, अमेरिका का जब कंपनी है भारत में आकर अपना जो फैक्ट्री है वो डालेंगी और अपना पैसा निवेश करेगी, तो इससे हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जब हमारा जीडीपी बढ़ेगा तो हमारा कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। कोई भी कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, ये एक चीज निर्धारित करता है, उस देश का जीडीपी कैसा है वो निर्धारित करता है कि वो देश डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। तो ये रहा फंक्शन कैपिटल का। ठीक है, एक बार रिकैप करते हैं। देखिए, प्रोविजंस ऑफ अप्लायंसेस। अप्लायंसेस यहाँ पर क्या है? कोई मशीन से हमको बल्ब ही खरीदना है तो पैसा का जरूरत है, हमको ये बोर्ड ही खरीदना है तो पैसा का जरूरत है, ये मार्कर ही खरीदना तो पैसा का जरूरत है। वहीं बोला प्रोविजंस ऑफ अप्लायंसेस, कोई भी अगर आपको अप्लायंसेस खरीदना है तो आपको पैसा का जरूरत है। प्रोविजंस ऑफ रॉ मटेरियल, आपको रॉ ही मटेरियल नहीं खरीदना, जैसे एग्जांपल ये था कि आपको कॉटन ही खरीदना तो उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। थर्ड है हमारा प्रोविजंस ऑफ मार्केटिंग एंड स्केल प्रमोशन। जैसे हम ये मार्कर बनाए और हम बोले अमिताभ बच्चन जी को कि आइए और ये मेरा मार्कर का एडवर्टाइजमेंट कीजिए, तो हमको उनको पैसा देना पड़ेगा 5 करोड़ 10 करोड़ जितना वो डिमांड करेंगे, तो इसी को बोलते हैं प्रोविजंस ऑफ मार्केटिंग एंड स्केल प्रमोशन। जैसे विमल का अभी अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान मिलकर कर रहे हैं। फोर्थ है हमारा एक्सपांड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जब हमारे देश में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए मशीन ज़्यादा इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और जब मशीन ज़्यादा लगेंगी भारत में तो उसके लिए वर्कर चाहिए, और जब वर्कर ज़्यादा होगा तो हमारा जो बेरोजगारी दर है यानी एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कहीं ना कहीं कम होगा। जो फिफ्थ है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब यार हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट रेट ही कम हो जाएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। हालांकि ऐसे अगर हमारे देश में कैपिटल भी ज़्यादा रहेगा तो जो बाहर की कंपनियां है वो इंडिया में आकर निवेश करेगी, यानी अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी, जिससे हमारे भारत का जीडीपी बढ़ेगा, और जब हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा तो हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। तो ये रहा कुछ फंक्शन, आप एक बार पढ़िएगा आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में ये पूछता नहीं है, और पूछेगा भी तो 3 मार्क्स का पूछा है, एक बार 3 मार्क्स का ये पूछा है फंक्शन ऑफ कैपिटल। 5 मार्क्स का कभी नहीं आएगा, आपको 2-3 पॉइंट याद कर लेना है, इनफ है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कैपिटल फॉर्मेशन। अगला हमारा टॉपिक क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कैपिटल का फॉर्मेशन करना, कैपिटल बनाना। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ कैपिटल, क्रिएशन ऑफ कैपिटल, बस। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ कैपिटल। आपको कैपिटल क्रिएट करना है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। बेनाम का एक डिफिनेशन है, उसको हम लिखते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। द अमाउंट ऑफ वेल्थ a country add to its
capital during a period is known as capital formation of that period. चलिए, कौन बोले हैं भैया? बेनहम। बेनहम एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इनका डिफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ वेल्थ ए कंट्री एड टू इट्स कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड। ड्यूरिंग अ पीरियड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? जैसे आज 21 अगस्त है 2022 से लेकर 21 अगस्त 2023 तक, ये एक हो गया ड्यूरिंग अ पीरियड, यानी 365 दिन, एक 365 दिन हो गया। ड्यूरिंग अ पीरियड इज नॉन एज कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ दैट पीरियड, यानी 21 अगस्त 2022 से 21 अगस्त 2023 तक आप कितना कैपिटल क्रिएट किए, वो कैपिटल फॉर्मेशन कहलाएगा इस पीरियड का। यही डिफिनेशन है। द अमाउंट ऑफ वेल्थ ए कंट्री एड टू इट्स कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड इज नॉन एज कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ दैट पीरियड। ये एक जाने माने इकोनॉमिस्ट बेनहम ने कहा था। यानी 21 अगस्त 2022 से लेकर 21 अगस्त 2023 के बीच में, यानी 365 दिन के अंदर आप कितना क्रिएशन ऑफ कैपिटल किए, ये कहलाएगा कैपिटल फॉर्मेशन इस पीरियड का। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ कैपिटल, this means making and creating of more capitals such as machines, tools, implement, factory, building, etc. which are used to produce more goods। यही तो है। यानी ये कहीं ना कहीं किसको रेफर कर रहा है? ये फिजिकल कैपिटल को रेफर कर रहा है। अब फिजिकल कैपिटल क्या है? देखिए, आपके बुक में सारा कुछ लिखा है, आप लोग बुक पढ़ते नहीं हैं। और फिजिकल कैपिटल क्या है? क्रिएशन ऑफ कैपिटल का मतलब इंक्रीज इन फिजिकल कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल क्या है? मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ब्रिज, थर्मल पावर प्लांट, फैक्ट्री, पावर प्रोजेक्ट, डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एक्सेट्रा। ये सब क्या है? हमारा फिजिकल कैपिटल है। तो इनको जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज कहलाएगा। ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन करने का भी 3 स्टेज है। तो चलिए देखते हैं तीनों स्टेज को। आप लोग सबसे पहले बुक पढ़िए और फिर वीडियोज देखिए। आप लोग उल्टा करते हैं, पहले वीडियोज देखते हैं, कोई कोई तो बुक भी नहीं पढ़ता है। ठीक है, चलो समझिए, इकोनॉमिक्स ना है, चलो समझिए, हो जाएगा। अरे भैया ऐसे नहीं होगा, बुक्स पढ़िए। देखिए 3 स्टेज है। कैपिटल फॉर्मेशन टेक्स 3 स्टेज। राइटिंग थोड़ा गंदा है। 3 स्टेज। पहला है हमारा क्रिएशन ऑफ सेविंग्स। सेकेंड है हमारा मोबिलाइजेशन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ऑफ सेविंग। और थर्ड है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग, ठीक है। 3 स्टेज है, क्रिएशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। अब देखिए तीनों का मतलब क्या हुआ। देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है, क्रिएशन ऑफ सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ सेविंग क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि 2 कंट्री है। सपोज कीजिए कि एक अमेरिका है और एक इंडिया है। अमेरिका का एक आदमी का जो इनकम है वो है 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया। और इंडिया का जो व्यक्ति है उसका जो इनकम है वो है 5,000 रुपया, ठीक है। अब आप ही बताइए कि जो अमेरिका का आदमी है उसका सेविंग ज़्यादा होगा या जो इंडिया का आदमी है उसका सेविंग ज़्यादा होगा, यानी सेव पैसा अपना कौन ज़्यादा कर पाएगा। ऑब्वियसली सी बात है अमेरिका वाला। क्यों? क्योंकि इसका 1 लाख पेमेंट है, तो 1 लाख में कितना भी खर्चा करेगा, 80,000 भी करेगा तो 20,000 रुपया बचाएगा। और ये इंडिया का व्यक्ति है जिसका सैलरी है 5,000 रुपया। अब इसमें ये घर चलाएगा कि बच्चे का फीस देगा कि उसी में आप सेव करेगा। अब आप ही बताइए कि ये ज़्यादा सेव कर पाएगा कि ये ज़्यादा सेव कर पाएगा। तो आपका आंसर होगा कि जो अमेरिका का आदमी है ये ज़्यादा सेव कर पाएगा।
क्यों? क्योंकि इसका इनकम ज़्यादा है। यही कहना चाहते हैं कि जिस कंट्री का इनकम रेट ज़्यादा है उस कंट्री का सेविंग रेट भी ज़्यादा होगा। इंडिया का इनकम रेट कम है तो इंडिया का सेविंग रेट भी कम है। समझ में आया? यानी आपके बुक में लिखा है डेवलप्ड कंट्री विथ हाई पर कैपिटल इनकम, कैपिटा इनकम हैव हायर सेविंग पावर द लेस डेवलप्ड कंट्री। क्या लिखा है? डेवलप्ड कंट्री विथ हायर पर कैपिटा इनकम हैव हायर सेविंग रेट देन लेस डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो अमेरिका के पास इनकम रेट ज़्यादा है, वहाँ का जो पीपल है वहाँ उसको ज़्यादा वहाँ पर इनकम मिलता है, इसीलिए वो सेव ज़्यादा करता है। इंडिया के लोग को सैलरी कम मिलता है, इसीलिए वो सेव कम कर पाते हैं। तो ठीक है, तो पहला कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए आपको क्या जरूरत है? सेविंग करना। आपको पैसा बचाना है, सेव कर रखना है। सेकेंड स्टेज आता है हमारा मोबिलाइजेशन। अब पैसा का मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग करना। अब देखिए, अब इंडिया का भी सपोज कीजिए कि यहाँ पर 500 रुपया ये सेव कर लिया। ठीक है, अमेरिका का आदमी कितना सपोज कीजिए 20,000 रुपया कर लिया, 20,000 सेव कर लिया और ये 500 रुपया सेव कर पाया। अब सेकेंड स्टेज आता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग मीन्स, देखिए मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग का मतलब ये इस आदमी के पास 20,000 है और इस आदमी के पास 500 रुपया है। अगर ये आदमी 500 रुपया घर में ही रखे रह जाएगा तो कभी कैपिटल फॉर्मेशन होगा नहीं। इसको कहाँ रखना पड़ेगा? बैंक में रखना पड़ेगा। तो ये जो पैसा है ये दोनों लोग कहाँ रख दिए? बैंक में रख दिए। यानी कैपिटल फॉर्मेशन तभी ना होगा जब आप इनकम लिए, हायर इनकम लिए, आप सेव किए, उस सेविंग को आप बैंक में रख दिए। अब ये बैंक वाला क्या करेगा? जितने भी बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर है, टाटा, अडानी, धीरूभाई अंबानी, जितने भी हैं उनको वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, उनको पैसा देगा और उनसे इंटरेस्ट लेगा। बदले में क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। देखिए फिर से समझिए, सबसे पहले तो आपको पैसा बचाना है। उस पैसे को बचाकर आपको बैंक में जमा करना है। बैंक में जब जमा करेंगे तो बैंक वाला उसको सही स्थान पर ले जाकर इन्वेस्ट करेगा, जहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं है, जहाँ पर स्कूल्स नहीं है, जहाँ पर पावर प्लांट नहीं है, जिस स्टेट में फैक्ट्री नहीं है वहाँ पर वो फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगा। तरह तरह का वो काम में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, तब हमारा जाकर वो कैपिटल फॉर्मेशन कहलाएगा। समझ में आया? फिर से एक बार समझिए। देखिए सबसे पहले आपको सेविंग करना है। आपका जितना ज़्यादा इनकम होगा आप उतना ज़्यादा सेविंग करेंगे। तो सबसे पहले आप सेविंग कर लिए और उस सेविंग को मोबिलाइज करना है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना है, उचित स्थान पर लाना है। तो उचित स्थान हमारा बैंक हो गया, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया। आप बैंक में ला दिए, बैंक में पैसा जमा कर दिए और बैंक आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है कि अच्छा 500 रुपया है तो 1% का इंटरेस्ट, 20,000 है तो 10% का इंटरेस्ट, ऐसे कोई भी इंटरेस्ट आपको दे देगा। कितने इंटरेस्ट पर आपका इतने साल में दोगुना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, जो भी टर्म एंड कंडीशन होगा वो आपको समझा देगा। तो सबसे पहले सेविंग कर लिए, आप उसको मोबिलाइज कर दिए, बैंक पर के पास ला दिए और बैंक वाला अब इन्वेस्ट करेगा। जिस स्टेट में फैक्ट्री नहीं है वहाँ पर फैक्ट्री पर पैसा इन्वेस्ट करेगा, जिस स्टेट में इरिगेशनल सिस्टम अच्छा नहीं है वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेगा, जिस स्टेट में रोड अच्छा नहीं है वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, स्कूल्स बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, डैम बनाएगा, थर्मल पावर प्लांट बनाएगा, यानी हर वो चीज़ करेगा जिससे हमारा कैपिटल फॉर्मेशन इंटरप्रेन्योर को देगा, वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेविंग करना है, उसको बैंक में रखना है, बैंक वाला अब इसको इन्वेस्ट करेगा। तो यही स्टेज है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का, तब जाकर हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का लगे। ठीक है, सबसे पहले सेविंग, उसके बाद बैंक में रखना है, मोबिलाइजेशन करना है, मोबिलाइज करना है। अगर आप 20,000 रुपया सेव करके अपना घर में ही रख दिए, वो आपका जो पैसा है वो कैपिटल फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया है। यानी 20,000 रुपया आप बैंक में रहिए, बैंक वाला जाकर स्कूल खोला, बिल्डिंग खोला, फैक्ट्री खोला, तो वो कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल, बिल्डिंग क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन ही तो है। अब जाकर फर्स्ट वीडियो देखिए कि कैपिटल किसको बोलते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा। फैक्ट्री क्या है, डैम्स क्या है, थर्मल पावर प्लांट क्या है, वो सब हमारा कैपिटल है। तो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? जैसे बैंक वाला इन्वेस्ट कर रहा है कोई स्टेट में, बिहार ही है, बिहार में फैक्ट्री नहीं है तो फैक्ट्री पर इन्वेस्ट कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन ही तो है। एक फैक्ट्री बन गया, कैपिटल फॉर्मेशन है ये। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कैपिटल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस 3 स्टेज। क्रिएशन ऑफ सेविंग, सबसे पहले आपको सेविंग करना है, उस सेविंग को मोबिलाइज करना है, कोई बैंक, कोई इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जमा करना है। और ये जो बैंक वाला है वो इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग, यानी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करे, किसी स्टेट में जहाँ पर जरूरत है फैक्ट्री का, स्कूल का, हॉस्पिटल का, डैम्स, थर्मल पावर प्लांट का, वहाँ पर ये इन्वेस्ट करे, तब कहीं ना कहीं देश में हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप एक बार बुक पढ़िए। जो नेक्स्ट टॉपिक है और इस बुक का लास्ट टॉपिक वो है फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल फॉर्मेशन।
कौन कौन से फैक्टर है जो कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं यानी इफेक्ट करते हैं। देखिए एग्जाम में आपसे कितना पूछेगा, 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट लिखिए कैपिटल फॉर्मेशन का कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। तो आपको लिखना कितना है, 5 पॉइंट या 6 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रखना है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग को ही लिखता है इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल फॉर्मेशन। फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर है जो कैपिटल फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। देखिए एग्जाम में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछ सकता है, ठीक है। 5 मार्क्स से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो 5 मार्क्स का पूछेगा तो आपको लिखना है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्यों लिखना है, क्योंकि आपका एक पॉइंट गलत भी हो जाएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाए। 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं कब, जब आप पूरे तरह से कॉन्फिडेंट है कि नहीं यार 5 पॉइंट सही है तब। नहीं, अगर कोई भी डाउट है तो आप 6 पॉइंट को लिखना है। अगर 3 मार्क्स का पूछेगा तो 4 पॉइंट लिखिएगा। यानी आपको मैक्सिमम 6 पॉइंट याद रखना है और मिनिमम कितना, 4 पॉइंट, ठीक है। 3 मार्क्स का पूछेगा या 5 मार्क्स का पूछेगा, 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है। तो आपको बेसिकली 6 पॉइंट से ज़्यादा याद नहीं करना है। आपके बुक में दिया है 12 की 11 पॉइंट दिया है, आपको सिर्फ याद करना 6। आप उसमें से चूज कर लीजिएगा कौन कौन सा अच्छा है। अब आपको 6 पॉइंट लिख कर आना है। आपको पूरा बुक नहीं रखना है, पूरा जितना फैक्टर अफेक्टिंग 12 दिया तो 12 नहीं रखना है। काम जितना बन जाए उतना ही, 6 पॉइंट। आपको इकोनॉमिक्स थोड़े ना बनना है, काम निकल जाए काम हो गया। 6 पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं 10 पॉइंट रखते हैं, डिस्कस करते हैं 10 पॉइंट। सबसे पहला जो है वो है वॉल्यूम ऑफ सेविंग। वॉल्यूम ऑफ सेविंग, देखिए अब ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेविंग क्या है। देखिए सेविंग का मतलब क्या हुआ, सेविंग मीन्स डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। सेविंग का मतलब क्या हुआ, आपका कितना इनकम है और आप उस इनकम में से कितना कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे आपका इनकम है, सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपया, ठीक है। आपके जो इनकम है वो है 1 लाख रुपया, आप कंज्यूम कितना कर रहे हैं, 80,000 रुपया आपका खर्च हो जा रहा है। 80,000 रुपया आपका खर्च हो रहा है, आपका इनकम है 1,80,000, यानी आप सेव कितना कर पाए, 20,000 रुपया। यही आपका हो गया सेविंग। तो सेविंग का मतलब क्या हुआ, द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड द कंजप्शन। डिफरेंस ही ना, 1 लाख में से 80,000 हटा दिए, ये हमारा कितना हो गया, 20,000। तो सेविंग का मतलब क्या हुआ, सेविंग मीन्स डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड द कंजप्शन, उसी को बोलते हैं हम सेविंग। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सेविंग का मतलब कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सेविंग मीन्स आप कितना पैसा को सेव कर रहे हैं। Larger the volume of saving, larger the size of capital, और smaller the volume of saving, smaller the size of income। ये कौन बोला था, फ्रेड मार्शल साहब बोले थे। क्या बोले थे, larger the volume of saving, larger the size of capital, और बोले थे कि स्मॉलर the volume of saving, smaller the size of capital। कौन बोले थे, मार्शल साहब बोले थे, अल्फ्रेड मार्शल। क्या बोले थे, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ सेविंग, लार्जर द साइज ऑफ कैपिटल। आप जितना ज़्यादा अपना इनकम सेव कर पाएंगे उतना ज़्यादा ही कैपिटल फॉर्मेशन कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ही जो देश का जीडीपी है वो इंक्रीज होगा। यानी इनका कहना क्या है, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ सेविंग,
लार्जर द साइज ऑफ कैपिटल, अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सेविंग ज़्यादा है, यानी आप पैसा सेव ज़्यादा कर पा रहे हैं, तो आपका जो साइज ऑफ कैपिटल है वो भी ज़्यादा है। अगर आप पैसा को कम सेव कर पा रहे हैं, यानी स्मॉलर द वॉल्यूम ऑफ सेविंग, तो स्मॉलर द साइज ऑफ कैपिटल, यानी जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी कहीं ना कहीं कम रहेगा। यानी इस पॉइंट से आपको एक ही चीज़ समझना है कि कहीं ना कहीं हमारा इनकम भी कैपिटल फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है। किसी का इनकम 1 लाख है तो वो ज़्यादा सेव करता है, किसी का इनकम 5,000 है कम सेव कर पाता है। तो यही बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सेविंग, आप सेविंग कितना कर पा रहे हैं। सेकेंड फैक्टर है हमारा एबिलिटी टू सेव। एबिलिटी टू सेव, देखिए आप जितना सेव कर पाते उतना कर पा रहे हैं कि नहीं। आप जितना पढ़ सकते थे उतना पढ़े हैं कि नहीं। आप पढ़ सकते थे 5 घंटा, लेकिन आप पढ़े 3 ही घंटा। उसी तरह मेरा इनकम है, सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपया। मेरा इनकम कितना है? 1 लाख रुपया, 1 लाख ही ना है, ठीक है। मेरा इनकम है 1 लाख रुपया, हम चाहें तो सेव कर लेते हैं 50,000 रुपया, ठीक है। हम चाहें तो कितना सेव कर ले? 50,000 रुपया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उधर पैसा उड़ा रहे हैं, इधर पैसा उड़ा रहे हैं। कभी उसको 5,000 रुपया देते, कभी उसको 10,000, मतलब एकदम लापरवाह की तरह पैसा उड़ा रहे हैं। तो हमारा सेविंग ज़्यादा नहीं हो पाएगा। यानी पहला बड़ा एबिलिटी टू सेव, यानी आप में कितना एबिलिटी है पैसा सेव करने का, उतना आप कर पा रहे हैं। जितना आप में कैपेसिटी है, आप में एबिलिटी है कि आप 50,000 रुपया सेव कर लेंगे, लेकिन आप कर पा रहे हैं 20,000 रुपया, सिर्फ 20,000 रुपया। ये कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? आप ही बताइए। आप में एबिलिटी है कि आप 50,000 रुपया को सेव कर लेंगे इजीली, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? 20,000 रुपया यानी 30,000 रुपया आप ऐसे ही उड़ा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा हमारा जो फैक्टर है वो है विलिंगनेस टू सेव। विलिंगनेस टू सेव, इसका मतलब क्या हुआ? विलिंगनेस, इसका मतलब क्या हुआ? आपका इच्छा है कि हमारा जो इनकम है उसमें से हम कुछ पैसा सेव करें। देखिए ये जो पॉइंट है ना, इट डिपेंड ऑन योर फैमिली सिचुएशन, इट डिपेंड ऑन योर पर्सनल लाइफ। बहुत सारे लोग पैसा किस लिए रखते हैं? कोई इमरजेंसी के लिए। बहुत सारे लोग पैसा रखते हैं कि कोई बिजनेस खोलना है। बहुत सारे लोग पैसा रखते हैं बुढ़ापा के लिए। बाप रखता है बुढ़ापा के लिए कि अगर बड़ा होकर मेरा बच्चा हमको नहीं पूछेगा, तो अगर मेरे पास पैसा रहेगा तो पैसा लेने के लिए वो हमको पूछेगा। माँ ज्वेलरी रखती है कि बहू अगर हमको नहीं पूछेगी तो ये ज्वेलरी लेने के लिए वो पूछेगी। तो बहुत सारे लोग बहुत कारणों के लिए रखते हैं। तो बहुत सारे लोग बैंक में नहीं जमा करते हैं कि यार हमको बिजनेस खोलना है, हम बैंक में नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। और जब तक आप अपना इनकम बैंक में नहीं देंगे या कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूट में नहीं देंगे, तो कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा ही नहीं रहेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे कैपिटल फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है। जो फोर्थ हमारा फैक्टर है वो है प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। देखिए अगर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। और जब गवर्नमेंट के पास प्रॉफिट जाएगा तो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन करेगा, फैक्ट्री खोलेगा, ब्रिज बनाएगा, ठीक है, नया नया थर्मल पावर प्लांट खोलेगा, यानी रोजगार देगा। अगर यही हमारा प्राइवेट सेक्टर होता, जैसे अंबानी का, टाटा का, तो अगर प्रॉफिट होता तो वो उनका पर्सनल होता। लेकिन अगर ये प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर है, जैसे रेलवे का प्रॉफिट कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। तो प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, अगर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में प्रॉफिट होता है तो ऑल प्रॉफिट कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। यानी ऑल द प्रॉफिट ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर यूज्ड बाय द कैपिटल फॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट। तो ये 4 पॉइंट हो गए, और एक पॉइंट यहीं पर लिख देते हैं। जो 5th पॉइंट है हमारा वो है फैसिलिटीज टू इन्वेस्टमेंट। हम पैसा बैंक में रखेंगे और हमको कुछ प्रॉफिट ही नहीं रहेगा, तो हम बैंक में किस लिए रखेंगे? हम अपने घर पर नहीं रखेंगे।
लेकिन बैंक हमको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है कि अगर आप 4 लाख रुपया बैंक में जमा करते हैं तो 5 साल बाद आपको 8 लाख रुपया रिटर्न किया जाएगा, तब ना हम रखते हैं, क्योंकि हमको इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है। वहीं बोला कि फैसिलिटी टू इन्वेस्टमेंट, अगर आपको कैपिटल फॉर्मेशन करना है, जो मजदूर है जो अपना पैसा सेव कर लेते हैं उनको अगर आपको बैंक में पैसा रखवाना है तो बैंकों से बोलिए कि वो इंटरेस्ट ज़्यादा दे। जैसे सहारा हमको इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा था, मतलब 20,000 रुपया ले लिया और बोल दिया कि हम आपको इस पर 40% का इंटरेस्ट देंगे, और बहुत सारे लोग सहारा में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिए। अब हुआ यूँ कि जो सहारा का चेयरमैन है, वो क्या नाम था उसका, सुब्रत रॉय, वो अब फरार है। सारा जितना भी आप लोग के भी अगर घर में कोई सहारा में पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो वो भी सहारा का जो जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो सब ऐसे ही पड़ा है। 24,000 करोड़ सुब्रत रॉय को देना था, जितने भी इन्वेस्टर निवेशक उसमें पैसा जमा किए थे उनको रिटर्न करना था, लेकिन अब भाग गया। देखिए आगे क्या होता है। तो फैसिलिटी टू इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट अगर बैंक में आपको पैसा जमा करवाना है तो बैंक से बोलिए कि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा दे। इंटरेस्ट जब ज़्यादा देंगे तो जितने भी मजदूर है वो अपना पैसा बैंक में रखेंगे, अन्यथा वो बैंक में पैसा नहीं रखेंगे। यानी इन्वेस्टमेंट कराने के लिए आपको तरह तरह का पॉलिसी जितना भी है आप उसको मजदूर को अच्छे से समझाइए। जगह जगह पर कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूट खोलिए, हर सुविधा मजदूर को दीजिए जिससे वो आसानी से इजीली अपना पैसा दे सके, और जब भी उस मजदूर को काम पड़े उस पैसा को इजीली निकाल सके। यानी फैसिलिटी आपको देना पड़ेगा जो भी आपके पास इन्वेस्टर जा रहा है। ठीक है, जो हमारा 6th पॉइंट है वो है असिस्टेंस टू इन्वेस्टर। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना। देखिए जो भी बैंक में इन्वेस्टर जा रहा है अपना पैसा जमा करने, उसको अच्छे से सम्मान दीजिए, उसको बैठाइए, उसको मदद कीजिए कि हाँ सर यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप होगा। एक आदमी को आप स्पेशल आदमी रखिए कि जो भी आदमी आ रहा है पैसा जमा करने उसको पानी पिलाए, यानी हर उसको सुविधा दे, लाइन में न खड़ा होना पड़े। जब भी उस मजदूर को पैसा निकालने का ज़रूरत हो तो ज़्यादा प्रोसेस ना हो, कम प्रोसेस में उसको जल्दी इमरजेंसी में उसको पैसा दिया जाए, तब ना कोई जाकर बैंक में पैसा जमा करेगा। लेकिन सब सोचता है कि यार हमको मान लो 12 बजे रात में पैसा काम पड़ गया तो अब बैंक में हम जाएंगे, बैंक खुला ही नहीं रहेगा। तो ये सब पर भी ध्यान देना चाहिए, और जो भी इन्वेस्टर है उसका हेल्प करना चाहिए, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होगा। लेकिन जो भारत में इन्वेस्टर है उनको वो सहायता नहीं मिल पाता। जैसे नीरव मोदी लेकर पैसा फरार हो गया, सुब्रत रॉय इन्वेस्टर का पैसा लेकर फरार हो गया, जितने भी मजदूर है अपने खून का पसीना का जो कमाई था वो सहारा बैंक में जमा किए, निवेश किए, और सहारा का जो मालिक चेयरमैन है सुब्रत रॉय वो लेकर फरार हो गया। ये मजदूर लोग भी डर गए हैं यार, तो इनका अंदर का डर निकालिए, नए नए फिनेंशियल इंस्टीट्यूट खोलिए, इनको समझाइए, इनको इज्जत दीजिए, तब ये कहीं ना कहीं जाकर आपके बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कमोडिटी टैक्सेशन। देखिए कमोडिटी टैक्सेशन में उस कमोडिटी पर टैक्स लगाना, और जब कमोडिटी पर टैक्स लग जाएगा तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, और जब चीज़ महंगी हो जाएगी तो जो पब्लिक है वो खरीद नहीं पाएगा, और जब वो खरीद नहीं पाएगा तो जो उसका पैसा है वो अपने पास बचा कर रखेगी। जैसे कार ही है, कार का दाम हो गया सपोज कीजिए कि 2 लाख रुपया, अब कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। अगर यहीं 12,000 रुपया हो जाए तो सारा लोग खरीद लेगा। इसीलिए इस पर टैक्स इतना लगा दिया गया है, इसको इतना महंगा कर दिया गया है कि आम आदमी इसको नहीं खरीद पाए, और जब आम आदमी खरीद नहीं पाएगा तो वो अपना पैसा क्या करेगा? सेव करेगा, और जब पैसा सेव करेगा तो वो बैंक के पास जाएगा, और जब बैंक के पास जाएगा तो बैंक उस पैसा को अच्छे जगह पर अच्छे स्टेट में इन्वेस्ट करेगा, और जब वो इन्वेस्ट होगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो वही बोला कमोडिटी टैक्सेशन, अगर हम कोई कमोडिटी पर टैक्स लगा देते हैं तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, और जब वो चीज़ महंगी हो जाएगी तो कोई आम आदमी उसको खरीद नहीं पाएगा, और जब आम आदमी खरीद नहीं पाएगा तो वो जो उसका इनकम है, जो वो पैसा को अपना सेव कर कर बचा कर रखा है इनकम से, उसका यूज नहीं करेगा उस चीज़ को परचेज करने के लिए, और जब वो सेविंग को अपना यूज नहीं करेगा तो वो सेविंग को कहाँ रख देगा? बैंक में। क्यों? क्योंकि बैंक में रखेगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, यानी जो कमोडिटी है उस पर टैक्स लग जाता है तो कहीं ना कहीं जो कंजप्शन रेट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिफिक्ट बजट, डिफिसिट, DEFICIT, डिफिक्ट बजट।
बजट। डिफिट बजट का मतलब क्या होता है, कोई इंडिया में या बिहार में ही ले लेते हैं, कोई रोड का ही प्रोजेक्ट निकला कि भैया आपको 2 लाख रुपया देते हैं, आप इस रोड को 1 साल में बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन इतना लेबर लेजी है, वो 1 साल में क्या 3 साल में भी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। यानी इंडियन गवर्नमेंट का जितना बजट होता है उससे ज़्यादा तो उसको कंप्लीट करने में लग जाता है पैसा। तो कहाँ से हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, आप ही बताइए। 1 साल का प्रोजेक्ट था, उसमें लग गया 2 साल, तो हमारा डबल खर्चा लग गया कि नहीं हो गया, यानी हमारा घाटा हो गया। तो वो हो गया हमारा डिफिक्ट बजट। यानी 1 साल का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें लग गया 3 साल, तो हमको घाटा हो गया, तो उसी को बोलते हैं डिफिक्ट बजट। अगला हमारा जो फैक्टर है यहाँ पर लिख देते हैं, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। और जब हमारे देश में महंगाई ज़्यादा हो जाएगा तो हम कोई भी चीज़ को खरीदेंगे नहीं। जब कोई चीज़ को खरीदेंगे नहीं तो हम उस पर पैसा नहीं खर्च करेंगे। जब पैसा हमारा खर्च नहीं होगा तो हमारा जो हमारा सेविंग है वो बचा रहेगा। और जब हमारा सेविंग बचा होगा तो हम उसको कहीं ना कहीं बैंक में जमा कर देंगे। और जब बैंक में जमा हो जाएगा तो आगे का प्रोसेस आप जानते हैं। यानी हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई दर बढ़ जाएगा तो हम कोई भी चीज़ जल्दी नहीं खरीद पाएंगे। तो कितना पॉइंट हो गया, 2 2 4 6 2 8 9 पॉइंट हो गया। आपको इसमें से कोई 6 पॉइंट याद कर लेना है। इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। आप मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।